का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, कम ऑन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस है ना, कॉर्पोरेट फाइनेंस सब्जेक्ट के बारे में जानने से पहले आप लोग मेरे बारे में जान लीजिए, हु एम आई। तो आप लोग को एक मतलब एक छोटा सा जिस दे देते हैं कि यार कौन आप लोग को पढ़ा रहा है, ये भी जानना जरूरी है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग मेरा नाम जान लीजिए। अभी मेरा नाम है सी एस दीपक अग्रवाल। जी हाँ, आप लोग के लिए, सबके लिए दीपक अग्रवाल। जी हाँ, सी एस दीपक अग्रवाल आप लोग को पूरी तरीके से, एकदम पूरा जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग देने वाला है CS प्रोफेशनल में। ओके। और क्वालिफिकेशन, अगर मेरा क्वालिफिकेशन, जी हाँ, आई एम सीए एंड CS, और ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन मेरा 2011 में आई वाज पास्ड आउट, मतलब CS प्रोफेशनल मैंने 2011 में दे दिया। आफ्टर डूइंग माई CS आई डिड माई सीए मेरा 2012 में हो गया था। फिर 12 में सीए होने के बाद आई ज्वाइंट बिग फोर, KPMG को मैंने ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद मैंने तरह तरह का रोल्स में बिग फोर में, अलग अलग बिग फोर्स में काम किया। बिकॉज आप लोग को पता है, बिना स्विच ओवर किए आप लोग को बिग फोर में इंक्रीमेंट इतना अच्छा नहीं मिलता है। तो आई हैड टू स्विच ओवर वेरियस जॉब्स, वेरियस प्रोफेशन। तो देखिए, आपका बिग फोर में मैंने क्या क्या रोल किया है। ड्यू डिलिजेंस का रोल दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स का काम किया है, और उसके बाद मैंने आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रोफाइल में भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और रहा बात इंडस्ट्री का भी जबरदस्त नॉलेज है मुझको। IOCL, BPCL, ये सब कंपनी से मैं जुड़ा हुआ हूं। ओके, ठीक है। रिस्क ड्यू डिलिजेंस, इनडायरेक्ट टैक्स, ऑडिटिंग, ये सारा काम मैंने अपना बिग फोर का प्रोफाइल में किया है। इंडस्ट्री में IOCL, BPCL, PCBL, ये सब लोग से अच्छा खासा अपना टाई अप है, मतलब कंसल्टेंसी सर्विसेज चलता रहता है। ओके। और एम आई मैरिड? जी हाँ, आई एम फुल्ली मैरिड, एकदम जबरदस्त मैरिड हूँ। चलिए, ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस बोले तो इन फ्रॉम द ईयर 2017-18 मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो मतलब बोला जाए तो 5-6 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी सबसे पहले कॉर्पोरेट फंडिंग के बारे में जानते हैं कि कॉर्पोरेट फंडिंग होता क्या है। ओके, कॉर्पोरेट फंडिंग होता क्या है, सीधा अपने अपने कोर्स में जाते हैं, सिलेबस में जाते हैं। देखिए, कॉर्पोरेट फंडिंग क्या होता है ना, बेसिकली देखिए, कोई भी जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी है, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, या छोटा कंपनी है, एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, काम करने से पहले देखिए उन लोग को क्या करने का, फंडिंग का दरकार होता है। ओके, फंडिंग का दरकार होता है। बिना फंड के कोई भी कंपनी चलता नहीं है। अगर मान लीजिए छोटा सा, आपको एक छोटा से छोटा बिजनेस भी चालू करना है ना, एक छोटा से छोटा बिजनेस भी आपको चालू करना है, तो आपको बिना फंडिंग के आपको काम नहीं कर पाएंगे। आप लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास फंडिंग नहीं है। ठीक है, तो फंडिंग होना इज द बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक, सबसे बेसिक से बेसिक क्राइटेरिया है कोई भी काम चालू करने से पहले। सपोज मान लीजिए रिलायंस को एग्जांपल ले लेते हैं। रिलायंस अगर इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है, इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है, तो उसको बिना पैसा के तो काम हो ही नहीं पाएगा ना, बिना पैसा के तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर पैसे का सबसे ज्यादा दरकार है, फंडिंग मतलब पैसा। ठीक है, तो फंडिंग आपने कितना तरीके से उठा सकते हैं, कोई भी बिजनेस फंडिंग कहां से उठा सकता है। फंडिंग देखिए आपको कहां से उठा सकता है, फंडिंग फंडिंग या तो आपका इक्विटी से उठा सकता है या फिर डेट से उठा सकता है। ठीक है, इक्विटी से उठा सकता है या फिर डेट से उठा सकता है। दोनों तरीके का फंडिंग होता है, इक्विटी या फिर डेट। ओके, एकदम घबराने का दरकार नहीं, ये सब आपका लेक्चर चल रहा है, आप लोग को बहुत जबरदस्त तरीके से क्लास में एकदम जबरदस्त तरीके से लिखा दिया जाएगा। ओके, तो घबराने का एकदम दरकार नहीं है, पूरा जबरदस्त तरीके से आप लोग को हैंड रिटन नोट्स एकदम पूरा जबरदस्त तरीके से लिखवा दिया जाएगा। वेट अ मिनट, एक मिनट, ये हैंग हो गया है। एक मिनट, ये हैंग हो गया है। देखिए, पूरा इतना जबरदस्त तरीके से आप लोग को हैंड रिटन नोट्स लिखाया जाएगा, तो एकदम घबराने का दरकार नहीं है। पूरा एक एक चीज आप लोग को, एक एक चीज क्लास में लिखाया जाएगा, एकदम समरी नोट्स बना दिया जाएगा। जब तक आपका पूरा टर्म खत्म होगा ना, जब तक आपका मतलब पूरा क्लासेस खत्म होगा कॉर्पोरेट फाइनेंस का, आपका नहीं करके 2 कॉपी बन जाएगा। ठीक है, 2 कॉपी बन जाएगा, तो जब आप एग्जाम टाइम में रिविजन करोगे ना, तो आपको हैंड रिटन नोट से रिवाइज करना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो हम लोग जबरदस्त तरीके से एकदम हैंड रिटन नोट्स बना बना के पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का अगर बात किया जाए,
देखिए कॉर्पोरेट फाइनेंस का अगर बात किया जाए ना, कॉर्पोरेट फाइनेंस, कोई भी बिजनेस को देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस। ओके, थोड़ा स्टार्टिंग वाला फर्स्ट वाला क्लास में थोड़ा टेक्निकल इशू होता है, फिर बाद में हम लोग उसका यूज टू हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला क्लास में टेक्निकल इशू होता है, बाद में हम लोग यूज टू हो जाएंगे। ओके, बाद में हम लोग यूज टू हो जाएंगे। चलिए, देखिए कोई भी बिजनेस होता है ना, कोई भी बिजनेस, ये पेन को चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ठीक है, फर्स्ट वाला क्लास में टेक्निकल इशू होता है, उसके बाद अपने ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से आप लोग को ऐसा टेक्निकल इशू आएगा नहीं। ओके, एक्चुअली इसका जो एचडीएमआई केबल है ना, उससे प्रॉब्लम हो रहा है। चलो, अभी देखिए कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या होता है ना, कोई भी बिजनेस को चालू करने से पहले अपने को फंड का दरकार होता है। अगर मान लीजिए मैं खुद का पैसा इन्वेस्ट करता हूं, या तो प्रमोटर अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करता है, या फिर क्या करता है, मार्केट से पैसा लेता है। खुद का पैसा लगाता है तो उसको बोलते हैं प्रोमोटर फंडिंग, ठीक है। उसको बोलते हैं कैपिटल, अपना खुद का कैपिटल वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, ओन कैपिटल बोलते हैं उसको। लेकिन अगर मान लीजिए वो बाजार से पैसा लेता है, बाजार से मतलब कि मतलब आउटसाइडर से अगर पैसा लेता है, तो उसको बोलते हैं फंडिंग, रेजिंग ऑफ फंड। तो वो फंड कैसे रेज करता है, इक्विटी से रेज कर सकता है, या फिर अपना डेट से रेस करता है। जैसे शार्क टैंक में हम लोग ने देखा है ना, शार्क टैंक में वी हैव सीन ना, शार्क टैंक में कैसा होता है कि शार्क लोग क्या करते हैं, आके इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, तो वो लोग क्या करते हैं, बोलते नहीं कि हम लोग डेट लेंगे और इक्विटी लेंगे, डेट लेंगे और इक्विटी लेंगे। तो इक्विटी मतलब क्या होता है ना, प्रोमोटर क्या करता है, अपना शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या करता है, उन लोग को दे देता है, बोलता है कि ठीक है आप कंपनी के मालिक बन जाइए। तो अगर इक्विटी देते हैं ना, तो आप कंपनी के मालिक बना लेते हैं दूसरों को, और डेट लेते हैं तो आप मालिक नहीं बनाते, आप क्या करते हैं, उनको इंटरेस्ट देते हैं। अगर इक्विटी वाले लोग को क्या होता है, इक्विटी वाले लोग को क्या फायदा है, इक्विटी वाले लोग को क्या फायदा है, एक तो उनका कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। क्या, कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, जी हाँ। इक्विटी वाले लोग के लिए होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। कैसे होगा कैपिटल एप्रिसिएशन, मान लो कंपनी अच्छा बिजनेस करेगा तो उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा ना, कंपनी का वैल्यूएशन जितना जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, उतना इक्विटी होल्डर लोग के लिए फायदा है, और वैसे ही अगर अपने उठाते हैं ना डेट, तो डेट से क्या होता है, इंटरेस्ट इनकम होता है, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम आता है डेट से। डेट में कैपिटल एप्रिसिएशन का कोई बात नहीं है, ठीक है। डेट में कैपिटल एप्रिसिएशन का कोई बात नहीं है। there is no लिंक ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन विद डेट, क्योंकि डेट में क्या होता है ना, डेट में आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और वो फिक्स है, चाहे कंपनी लॉस करे चाहे प्रॉफिट करे, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में आपको एक कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है, इनकम मिलता है आपको। क्या, डे टू डे मतलब ईयरली, मतलब क्या होता है, आपको डिविडेंड के रूप में चाहे इनकम मिले, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का शेयरिंग, और डेट वाले लोग को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो इक्विटी वाले लोग को क्या, दो चीज मिलता है, इक्विटी वाले लोग को क्या, दो चीज मिलता है। एक तो हो गया कैपिटल एप्रिसिएशन कैसे मिलेगा, कंपनी का वैल्यूएशन जब बढ़ेगा तब उसको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। और क्या मिलेगा उन लोग को, डिविडेंड, बोनस, ये सब मिलेगा कंपनी से, ठीक है। डिविडेंड और बोनस मिलेगा कंपनी से। और उसके बाद आपको डेट वाले लोग को क्या मिलेगा, डेट मतलब लोन में पैसा उठाए, डेट वाले लोग को क्या मिलेगा, डेट वाले लोग को इंटरेस्ट मिलेगा, दे विल अर्न इंटरेस्ट उन लोग को मिलेगा। और क्या मिलेगा, वो जो डेट का जो पैसा है ना, जो डेट में पैसा लगाया है ना, जैसे जो इनिशियल फंडिंग किया है ना डेट का, वो हर समय सिक्योर्ड रहेगा। तो मतलब मान लीजिए कभी भी कंपनी लिक्विडेशन में जाएगा ना, तो पहले डेट वालों को पेमेंट होगा, फिर उसके बाद इक्विटी वाले को पेमेंट होगा। तो डेट का क्या, इंटरेस्ट सिक्योर्ड रहता है। तो इसलिए इन लोग को क्या मिलेगा, इन लोग को कोई कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, इन लोग को खाली इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे 10%, 12%, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी उन लोग को इंटरेस्ट मिलेगा, 10%, 12%, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी उन लोग को 10%, 12%, ऐसे कोई भी, जैसे 6%, 7% अपने डिबेंचर्स या बॉन्ड्स नहीं उठाते, कोई कंपनी का, जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, ये सब लोग का उठाते हैं ना, तो वही आपका डेट फंडिंग होता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं अपना डेट फंडिंग, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने फटाफट क्या है ना, इंस्टीट्यूट का मैट डाउनलोड कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट का मैट, अपने पूरा जितना भी चीज पढ़ेंगे ना, सब मैट से पढ़ेंगे इंस्टीट्यूट का। तो फटाफट से अपने मैट डाउनलोड कर लेते हैं आईसीएसआई से। जी हाँ, आईसीएसआई से अपने क्या करते हैं, मैट डाउनलोड कर लेते हैं। फटाफट से अपने मैट डाउनलोड कर लेते हैं।
हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम लोग पूरा इंस्टीट्यूट का मैट से पढ़ेंगे, एवरीथिंग विल बी डन फ्रॉम इंस्टीट्यूट मैट। इंस्टी का मैट से क्या करेंगे, पूरा जबरदस्त तरीके से पूरा एक एक पाई पाई अपने छप्पा छप्पा पूरा वहां से पढ़ेंगे, फिर उसका एक समरी नोट्स बनाएंगे, और वो समरी नोट्स को ही अपने को एग्जाम में पढ़ के जाना है। अपने को इंस्टीट्यूट का मैट को फिर दोबारा खोलना ही नहीं है, हम लोग बस क्लास में खोलेंगे एक बार, उसके बाद आपको खोलना ही नहीं है इंस्टीट्यूट का मैट। ओके, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस एकदम पूरा जबरदस्त तरीके से डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए आप लोग के सामने मैंने डाउनलोड किया इंस्टीट्यूट का मैट, एकदम लेटेस्ट मैट हम लोग डाउनलोड करके पूरा लेटेस्ट वाला अपने मैट पढ़ेंगे। बच्चा लोग चैट बॉक्स में यार हाय गुड मॉर्निंग कुछ तो बोल दो यार। चलिए, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ आपका चैप्टर्स क्या है, चलिए वो पहले जान लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। पहले ये भी तो जानना जरूरी है ना कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, वो भी जानना जरूरी है। तो देखिए कॉर्पोरेट फाइनेंस है ना, टोटल आपको 60 मार्क्स का आता है। कितना, 60 मार्क्स का आता है कॉर्पोरेट फाइनेंस आपके एग्जाम में। टोटल पार्ट ए एंड पार्ट बी, दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा पेपर। एंड आपका पार्ट ए में पूछेगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और उसके बाद पार्ट बी में पूछेगा आपसे कॉर्पोरेट फाइनेंस। ओके, कॉर्पोरेट फाइनेंस में देखिए आपका क्या क्या चैप्टर है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 आपका सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग। सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग मतलब कैसे कैसे कौन कौन आपको पैसा दे सकता है, तो इसमें इक्विटी, डिबेंचर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट और एआईएफ, वीसीएफ, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सब चीज हम लोग को पढ़ना है। ये सब आपको बेसिकली एग्जीक्यूटिव लेवल का नॉलेज है। ठीक है, ये सब एग्जीक्यूटिव लेवल का नॉलेज है, लेकिन भले ही आप एग्जीक्यूटिव में पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, यहाँ पे पूरा मैं आप लोग को जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। प्रोफेशनल लेवल में एक एक चीज जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉर्पोरेट फंडिंग, कॉर्पोरेट सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग। सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग के बाद अपना कौन सा चैप्टर आ जाता है, रेजिंग ऑफ फंड फ्रॉम इक्विटी एंड प्रोसीजर एक्सपेंस। अरे जबरदस्त जबरदस्त, ये तो पूरा आईसीडीआर है जो हम लोग ने एग्जीक्यूटिव में आईसीडीआर पढ़ा है ना, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, वो पूरा चैप्टर आपका यही है, सेम ही है, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद आ जाता है हम लोग का, उसके बाद आ जाता है हम लोग का चैप्टर रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक छोटा सा चैप्टर है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, ये भी आपका इंटर लेवल में हम लोग एग्जीक्यूटिव लेवल में पढ़े हुए हैं, तो बस ज्यादा घबराने का दरकार नहीं है, ये भी बहुत जबरदस्त ईजी वाला चैप्टर है। फिर उसके बाद आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आपका क्या हो गया, ये भी आपका अलग एक ट्रस्ट होता है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है, और उसके बाद रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो एकदम घबराने का दरकार नहीं, ये सब जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रेजिंग ऑफ फंड, प्राइवेट फंडिंग। अब प्राइवेट फंडिंग क्या होता है, प्राइवेट फंडिंग मतलब होता है आपका जो हम लोग पैसा उठाते हैं ना प्राइवेट प्लेसमेंट से, क्यूआईबीज एंड प्राइवेट प्लेसमेंट प्रेफरेंशियल इशू, वो आ गया यहाँ पे प्राइवेट फंडिंग। प्राइवेट फंडिंग बेसिकली हो गया आपका जो क्यूआईबी, प्रेफरेंशियल इश्यूज, ये सब आ गया, वीसीएफ, एंजल इन्वेस्टर्स, एआईएफ, ये सब इसमें पढ़ना पड़ेगा कि हम लोग ये लोग से कैसे फंडिंग उठाते हैं। तो ये लोग को बोलते हैं प्राइवेट फंडिंग। ये पब्लिक फंडिंग नहीं होता है, प्राइवेट फंडिंग होता है, क्योंकि कम लोगों से होता है, मतलब डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे मान लीजिए आपको वीसीएफ से पैसा उठाना है, आपको एंकर इन्वेस्टर से पैसा उठाना है, आपको शार्क टैंक से पैसा उठाना है, तो ये सब हो गया आपका प्राइवेट फंडिंग। ओके, ये हो गया आपका प्राइवेट फंडिंग। फिर उसका रेजिंग ऑफ फंड नॉन फंड बेस्ड। रेजिंग ऑफ फंड नॉन फंड बेस्ड क्या हो गया, देखिए आपको क्या ना, कभी कंपनी क्या बोनस इशू करता है, कभी कंपनी देखो बोनस इशू करता है ना, जब कंपनी बोनस इशू करता है, राइट इशू करता है, ये सब क्या हो गया ना, कंपनी का नॉन फंड बेस्ड हो गया। नॉन फंड बेस्ड मतलब इसमें कोई पैसा नहीं आता है, बस खाली क्या होता है कि बुक एंट्रीज टाइप का होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये लोग को बोलते हैं नॉन फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड। तो इसमें क्या होता है कि इक्विटी कंपनी का इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ जाता है, लेकिन फंड कंपनी के पास कुछ नहीं आता है। बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि नॉन फंड बेस्ड सिस्टम क्या होता है। ओके, फिर उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर आपका, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लिस्टिंग कैसे होता है, उसके बाद वहां पे इशू कैसे किया जाता है, वो पूरा बताया जाएगा। ठीक है, जैसे गिफ्ट सिटी है ना अहमदाबाद में, वहां पे कैसे आपका लिस्टिंग विस्टिंग होता है, पूरा वहां पे अपने कैसे क्या पढ़ेंगे वो चीज पढ़ेंगे। ओके, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में इशू कैसे किया जाता है, आईपीओ कैसे लाया जाता है, वो समझेंगे। फिर ये भी वही आपका एग्जीक्यूटिव का नॉलेज है। एग्जीक्यूटिव में आपके एसएलसीएम में ये पूरा है। ठीक है, सीएमएसएल में आईएफएससी का पूरा नॉलेज हम लोग ने लिया था। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट पार्ट ए में। ठीक है, तो वो पूरा यही है। ठीक है, ये पूरा आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर आपका एग्जीक्यूटिव का ही नॉलेज है। तो भले ही आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, वापस से बोल देता हूं कि यहां पे मैं आप लोग को पूरा जबरदस्त तरीके से पढ़ाने वाला हूं, जबरदस्त, एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोग को पढ़ाने वाला हूं।
ठीक है। रेजिंग ऑफ फंड फ्रॉम डेट एंड प्रोसीजरल एक्सपेक्ट, अब मान लीजिए डेट से जो पैसा उठाते हैं ना, अब वो यहाँ पे उस चीज का बात करेंगे, अगर डेट से अपने पैसा उठाएंगे, डेट फंडिंग का बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डेट फंडिंग का, कि डेट से कैसे पैसा उठाते हैं हम लोग, यहाँ पे वो वाला बात करेंगे। ओके, फिर उसके बाद देखिए आ जाता है अपना फॉरेन फंडिंग इंस्टीट्यूशन, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब का बात करेंगे, ठीक है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब का बात करेंगे यहाँ पे, तो एकदम पूरा जबरदस्त तरीके से अपने ये बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फॉरेन फंडिंग इंस्ट्रूमेंट लॉज, मतलब फॉरेन फंडिंग के लिए क्या रेगुलेटरी लॉज है, ईसीबी के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या फॉरेन फंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, ईसीबी, एफसीबी, एफसीसीडी, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, पूरा जबरदस्त तरीके से। फिर रोल ऑफ इंटरमीडियरीज, अरे यार इंटरमीडियरीज, खिलाड़ी लोग, जो बच्चा लोग, इंटरमीडियरीज लोग, मर्चेंट बैंकर्स, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। मर्चेंट बैंकर्स हो गया, फिर उसके बाद आपका हो गया पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी सेक्रेटरी के बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल होता है फंड रेजिंग में। ओके, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, ठीक है। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, बैंक जो प्रोजेक्ट फाइनेंस करता है ना, कैसे करता है, प्रोजेक्ट का कैसे इवैल्यूएशन करता है, वो सारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, तो ये सारा कॉन्सेप्ट का बात आ गया कि हम लोग क्या क्या चीज पढ़ेंगे। तो ठीक है, टोटल कितना नंबर ऑफ चैप्टर्स है, 7। चैप्टर नंबर 7 से अपना चैप्टर नंबर 18 तक है। डेट मींस अपना टोटल 12 नंबर ऑफ चैप्टर्स है, टोटल 12 चैप्टर्स है। अपने को 12 चैप्टर कवर अप करना है, जिससे टोटल 60 मार्क्स का आता है। 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है टोटल 12 चैप्टर से। 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है टोटल 12 चैप्टर से। ओके, अब ये एक एक चैप्टर का नाम है ना, मैं आप लोगों को पूरा जबरदस्त तरीके से क्लास में लिखा दूंगा। अभी पूरा जबरदस्त तरीके से एक एक चैप्टर का नाम क्लास में लिखा दूंगा, कि अपने पास चैप्टर का नाम अगर क्लास में लिखा हो तो पता चलेगा कि अपने सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, अपना पढ़ाई से अपने सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, वो अपने को पता चलेगा। ओके, वो अपने को पता चलेगा। चलिए, अब एक एक करके हम लोग चैप्टर का नाम लिखेंगे। एक एक करके हम लोग को चैप्टर का नाम लिखना है, तो अपने कॉपी एक बनाएंगे। देखिए, जो भी अपना प्रोफेशनल का ये वाला क्लास कर रहा है, मेरे संग बोलोगे एक कॉपी बनाएगा। मेरे को आपसे यही है कि एक कॉपी आप बनाएंगे। एक कॉपी में आप सबसे पहले लिखेंगे अपने कॉर्पोरेट फाइनेंस, और कॉर्पोरेट फाइनेंस लिख के अपने स्टार्ट करेंगे। ओके, अपने स्टार्ट करेंगे फटाफट से, कॉपी में लिखना स्टार्ट करेंगे कि सब एक एक चैप्टर का नाम हम लोग लिखेंगे। ओके, एक एक चैप्टर का नाम फटाफट से लिखना चालू कर दीजिए, फटाफट से। लेट्स स्टार्ट राइटिंग ऑल द नेम्स ऑफ द चैप्टर। जो जो हम लोग को पढ़ना है वो सारा चैप्टर का नाम अब हम लोग कॉपी में लिखेंगे। ओके, सारा चैप्टर का नाम हम लोग को कॉपी में लिखना है, फटाफट से लिखना स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग। ठीक है, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग। सबसे पहले चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग। तो लिखिए फटाफट से, कॉर्पोरेट और सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग। फटाफट से लिखिए सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग। ओके, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग। फिर उसके बाद आ जाता है रेजिंग ऑफ फंड, पब्लिक फंडिंग। तो इसमें आईपीओ का बात होगा, आईपीओ, एफपीओ, ये सब का बात होगा कि अपने पब्लिक फंडिंग कैसे करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में पैसा कैसे उठाते हैं। प्राइमरी मार्केट में तो आ गया आपका कॉर्पोरेट फंडिंग में, प्राइमरी मार्केट से आपका क्या आ गया, आईपीओ से पैसा उठाना। ठीक है, तो उसमें वही लिस्टिंग ऑब्लिगेशन का बात होगा, एलओडीआर का, आईसीडीआर रेगुलेशंस का बात होगा, वही सब हम लोग पढ़ने जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है अपना रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ओके, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको अपने प्यार से REIT भी बोलते हैं, REIT। फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए, जिसको अपने बोलते हैं REIT। लिखना स्टार्ट कर लीजिए, कम ऑन। अपने पूरा ऐसे ही करेंगे, अपना वे ऑफ टीचिंग ऐसे ही होगा कि हम लोग एक एक करके सारा चीज कॉपी में नोट्स बनाएंगे। ओके, अगर नोट्स बनाएंगे तो क्या होगा, अपने को रिकॉल इजीली होगा। जब भी अपने एग्जाम टाइम में रिवीजन करेंगे तो रिकॉल बहुत इजीली होगा। ओके, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग, रेजिंग ऑफ फंड, पब्लिक फंडिंग, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, देन आ जाता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। फिर उसके बाद आता है रेजिंग ऑफ फंड थ्रू
प्राइवेट फंडिंग, रेजिंग ऑफ फंड थ्रू प्राइवेट फंडिंग। प्राइवेट फंडिंग वही हो गया प्रेफरेंशियल इशू, ठीक है, प्रेफरेंशियल इशू, वीसीएफ, एआईएफ, ये लोग से कैसे अपने पैसा उठाते हैं, शार्क टैंक, प्राइवेट प्लेसमेंट में कैसे पैसा उठाते हैं, वो सब का बात होगा। मतलब प्राइवेट फंडिंग, पब्लिक से नहीं होके हम लोग इंडिविजुअल लोग से पैसा उठा रहे हैं या फिर अपने ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लोग से पैसा उठा रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है लिस्टिंग एंड इश्यूएंस ऑफ सिक्योरिटी इन आईएफएससी। आईएफएससी में कैसे लिस्ट करते हैं, जो गिफ्ट सिटी में कैसे अपने लिस्टिंग करेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में कैसे लिस्टिंग करेंगे, उसका बात आएगा। ओके, चलिए, फिर उसके बाद आ जाता है डेट फंडिंग, कि कैसे अपने डेट को फंडिंग करते हैं। ओके, डेट फंडिंग का बात आ जाएगा कि कैसे अपने डेट से फंडिंग करते हैं। तो डेट फंडिंग दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक फंड बेस और एक नॉन फंड बेस। फंड बेस क्या होता है, फंड बेस मतलब आपका एक्चुअल में आपके पास फंड आ रहा है। नॉन फंड बेस मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, ये मिल गया। मतलब बैंक गारंटी मतलब पैसा नहीं है आपके पास, आपके लिए गारंटी दे दिया किसी ने, तो गारंटी को भी यूटिलाइज करके अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब में हेल्प कर सकते हैं। तो वो हो गया लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, ये सब का बात होगा, ठीक है। और फंड बेस में क्या होगा कि एक्चुअल फंड आ रहा है। ओके, एक्चुअल फंड बेस आ रहा है। ओके, फिर आ जाता है फॉरेन फंडिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फॉरेन फंडिंग इंस्टीट्यूशन। फिर आ जाता है अपने फॉरेन फंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन दोनों अलग अलग है, इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। फिर आ जाता है रोल ऑफ इंटरमीडियरीज इन फंड रेजिंग, रोल ऑफ इंटरमीडियरीज इन फंड रेजिंग, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, ठीक है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, ठीक है। ये सारा अपने पास चैप्टर है, ये सारा अपने पास चैप्टर है। आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग नॉन फंड बेस्ड आपका रेजिंग ऑफ फंड नॉन फंड बेस्ड का बात करेंगे, रेजिंग ऑफ फंड नॉन फंड बेस्ड का बात करेंगे, ठीक है, रेजिंग ऑफ फंड नॉन फंड बेस्ड का बात करेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे। रेजिंग ऑफ फंड में अपने नॉन फंड बेस्ड बात करेंगे, पब्लिक फंडिंग थ्रू नॉन फंड बेस्ड। ओके, पब्लिक फंडिंग थ्रू नॉन फंड बेस्ड। ओके, चलिए, फटाफट से कॉपी में उतार लीजिए, फटाफट से कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हम लोग का क्लासेस कब कब होगा। क्लासेस अपना वीकली, वीक में आपका हर वीक क्लास होगा, वीक में 2 से 3 क्लास आपका होगा रेगुलर। अभी अपना हर वीक में 2 से 3 क्लास होगा। और टोटल कितना नंबर ऑफ क्लासेस होगा, टोटल आपका 40 से 50 नंबर ऑफ क्लासेस होगा। और आपका कम से कम 2 से 3 कॉपी भर जाएगा, ठीक है, 2 से 3 कॉपी भर जाएगा और पूरा आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस कवर हो जाएगा। हम लोग क्या कैसे पढ़ेंगे, हम लोग पूरा क्वेश्चन आंसर पैटर्न भी करेंगे, बुक्स का क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, फिर उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, फिर उसके बाद कॉपी में भी अपने क्वेश्चन आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस में ध्यान देंगे, राइटिंग प्रैक्टिस में ध्यान देंगे, फिर उसके बाद कॉपी में समरी नोट्स बनाएंगे और उसके बाद पूरा आपका क्वेश्चन आंसर, पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर पेपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हो गया, आप लोग ने लिख लिया ये सारा चीज। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने आज के लेक्चर में, ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले जैसे कि आप लोग को बोला ना कि सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट, रेजिंग ऑफ फंड्स नॉन फंड बेस्ड, ठीक है, रेजिंग ऑफ फंड नॉन फंड बेस्ड, यही वाला अपने चैप्टर चालू करेंगे जो कि आपका होता है चैप्टर नंबर 12। जी हाँ, चैप्टर नंबर 12 से हम लोग स्टार्ट करेंगे रेजिंग ऑफ फंड नॉन फंड बेस्ड। तो इसका फटाफट से इसको खोल लीजिए अपने बुक में ही, फटाफट से चैप्टर नंबर 12, पेज नंबर 424। रेजिंग ऑफ फंड नॉन फंड बेस्ड, जबरदस्त जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत मजा आने वाला है अपने को। रेजिंग ऑफ फंड नॉन फंड बेस्ड, तो नॉन फंड बेस्ड बेसिकली क्या होता है ना, नॉन फंड बेस्ड क्या हो गया ना आपका, ये सब जो बोनस इशू आता है ना, बोनस इशू, ईसॉप इश्यूज, ये सब आता है ना, बोनस इश्यूज,
और ईसॉप जो अपने इशू करते हैं ना, वो आपका इस चैप्टर में कवर्ड अप है, वो सब चीज आपका इस चैप्टर में कवर्ड अप है। मतलब जो क्या होता है, जिसके लिए आपके पास फंडिंग नहीं आएगा, कोई पैसा नहीं आएगा कंपनी में। तो क्या बोल रहे हैं सर, बोनस इशू करेंगे कंपनी के पास पैसा नहीं आएगा? जी हाँ बाबू, बोनस इशू करने के बाद कंपनी के पास पैसा थोड़ा ना आता है, बस खाली एक बुक एंट्री है, आपका रिजर्व एंड सरप्लस को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, वही होता है बस दोस्तों बुक एंट्री। आपका बुक एंट्री एक टाइप का होता है। तो बोनस इशू क्या होता है ना, देखिए बोनस इशू बेसिकली, बोनस इशू में क्या होता है ना, बोनस इशू सबसे पहले अपने जाएंगे, बोनस इशू का बात करेंगे, बोनस इशू नॉन फंड बेस में सबसे पहले बात करेंगे अपने बोनस इशू का। तो बोनस इशू क्या होता है ना, बेसिकली जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लोग होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, अपने उन्हीं को क्या करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं, अपने उन्हीं को शेयर्स इशू करते हैं। तो बेसिकली एक टाइप का ये शेयर्स इशू करने वाला बात हो गया, ठीक है। शेयर्स इशू करते हैं, अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है अपने उन लोग को शेयर्स इशू करते हैं। बेसिकली क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस को हम लोग अब कैपिटल इंट्रोडक्शन कर देते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस को हम लोग कैपिटल में डाल देते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस को हम लोग कैपिटल में डाल देते हैं। तो बेसिकली देखिए, कभी भी अपने बोनस इशू करते हैं, बोनस इशू करते हैं, तो आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जनरल कॉन्सेप्ट कि बोनस इशू का आपका जर्नल एंट्री क्या होता है, बोनस इशू का जर्नल एंट्री क्या होता है। फटाफट से बता दीजिए बोनस इशू का जर्नल एंट्री क्या होता है। चैट बॉक्स में बताएंगे सब लोग कि बोनस इशू का जर्नल एंट्री क्या होता है, बोनस इशू का जर्नल एंट्री क्या होता है। फटाफट से बताएंगे कि बोनस इशू का जर्नल एंट्री क्या होता है। बोनस इशू का जर्नल एंट्री क्या होता है, जर्नल एंट्री फटाफट से बता दीजिए, जर्नल एंट्री क्या होता है। देखिए बोनस इशू का जर्नल एंट्री बेसिकली क्या होता है ना, बोनस कभी भी इशू करते हैं तो जर्नल क्या मारते हैं हम लोग, जर्नल क्या मारते हैं कभी भी। चलिए बताइए, सबसे पहले अगर अपने शेयर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, शेयर कैपिटल का एंट्री क्या होता है, शेयर कैपिटल अपने क्या इशू कर रहे हैं, शेयर कैपिटल बाई अगर बैंक से इशू कर रहे हैं, पैसा आ रहा है कंपनी के पास, तो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही तो करते हैं ना। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और टू इक्विटी शेयर कैपिटल करते हैं ना, इक्विटी शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और इक्विटी शेयर कैपिटल को अपने क्रेडिट करते हैं। तो सिमिलरली अगर बोनस इशू करते हैं ना, तो बोनस इशू में क्या होता है, आपके पास तो कोई पैसा आ नहीं रहा है, बोनस इशू कर रहे हैं तो पैसा कहां से देगा आप लोग, तो पब्लिक लोग को क्या कर रहे हैं, पब्लिक लोग को फ्री में शेयर दे रहे हैं ना, फ्री में। बोनस मतलब क्या होता है, फ्री में शेयर, एक के बदले एक शेयर इशू करना, दो के बदले दो शेयर इशू करना। तो यहां पे क्या होगा, बैंक नहीं आएगा, यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और सिंप्लीफाइड वे में अपने समझेंगे, और सिंप्लीफाइड वे में इसको, और सिंप्लीफाइड वे में समझने के लिए देखिए क्या करेंगे, कंपनी का लाइबिलिटी साइड है, कंपनी का क्या है, लाइबिलिटी साइड है, क्या है, लाइबिलिटी साइड कंपनी का यहां पे है ना, लाइबिलिटी साइड। यहां पे कंपनी का लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी साइड में क्या रहता है, लाइबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल को अपने लाइबिलिटी साइड में रखते हैं ना। क्यों लिखते हैं अपने इक्विटी शेयर कैपिटल को लाइबिलिटी साइड में, बोलिए क्यों लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल को लाइबिलिटी साइड में, बिकॉज लाइबिलिटी, बिकॉज इक्विटी शेयर कैपिटल इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। क्या अपने लाइबिलिटी मानते हैं ना कंपनी का, क्योंकि ये बाहर का, ये तो ओनर लोग का पैसा है ना, ओनर लोग को वापस करना है। और सिमिलरली रिजर्व एंड सरप्लस को, प्रॉफिट जो है अपने रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो तो ओनर लोग का है ना, इसलिए कंपनी अपना उसको लाइबिलिटी मानता है, ठीक है, उसको अपना लाइबिलिटी मानता है। तो इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस को, और यहां पे देखिए रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस मान लीजिए कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस है 500 करोड़ का, और इक्विटी शेयर कैपिटल है कंपनी का, इक्विटी शेयर कैपिटल है, थोड़ा आज टेक्निकल इशू आ रहा है ये सब में, कल से आपका ये टेक्निकल इशू नहीं आएगा, कल से एक टेक्निकल इशू नहीं आएगा, क्योंकि देयर इज वन कॉर्ड, वो आपका कंप्यूटर से फिक्स होता है, वो कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है, वो आपका कल ठीक हो जाएगा। ओके, तो देखिए रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ये हैंडराइटिंग इतना खराब नहीं है अभी जो एक्चुअली लग रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल प्रॉब्लम ये हैंडराइटिंग आपका खराब आ रहा है इसमें। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस मतलब आपका जो प्रॉफिट जो अपने ट्रांसफर करते हैं ना, रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट अपने ट्रांसफर करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, क्योंकि ये शेयर होल्डर का पैसा इसलिए इसको रिजर्व करके रखते हैं, शेयर होल्डर का, ओनर लोग का पैसा, इसलिए हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में डाल रखें कि कभी भी अपना ओनर को देना हो तो अपने इससे रिजर्व एंड सरप्लस से पैसा दे सके। तो रिजर्व एंड सरप्लस मान लो कोई कंपनी का है कितना, रिजर्व एंड सरप्लस मान लो कोई कंपनी का है 500 करोड़ का, रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का कितना का है, 500 करोड़ का, रिजर्व एंड सरप्लस है कंपनी का 500 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 500 करोड़।
रिजर्व एंड सरप्लस है 500 करोड़ का। अब इक्विटी शेयर कैपिटल है ना कंपनी का, मान लो है 100 करोड़ का। 100 करोड़ कैसे आया? 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 100, 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 100, 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 100, 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 100। तो मान लो कंपनी ने क्या किया, 1 लाख शेयर इशू किया एट द रेट ऑफ रुपीज 100। ठीक है, 1 लाख शेयर है 100 रुपए के हिसाब से, तो अपने कंपनी ने इशू किया है, तो अल्टीमेटली कितना हो गया, 100 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया। या तो मान लीजिए लिख दीजिए 1 करोड़ शेयर, 1 करोड़ शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 100, तो हो गया 100 करोड़, या फिर 100 लाख कर दीजिए यहाँ पे। चलो रिजर्व एंड सरप्लस मान लो, हम लोग यहाँ पे मान लेते एग्जाम्पल में रिजर्व एंड सरप्लस है अपना 500 लाख, वापस से कर रहे एग्जाम्पल। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस इज 500 लाख। देयर इज सम इशू विद द पेन। देखो एक्सेल में बताते हैं, हाँ पेन क्योंकि चल नहीं रहा है ठीक से, तो अपने एक्सेल में करते हैं। मान लीजिए कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल है कंपनी का 100 लाख। ओके, 100 लाख कितना, 100 लैक्स। अब ये 100 लाख कैसे आया, 100 लाख कैसे आया, 100 लाख कैसे आया, आपका 1 लाख इक्विटी शेयर है कंपनी का, 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। ठीक है, एट द रेट ऑफ 100 ईच। ओके, फिर उसके बाद अब कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस, मान लो रिजर्व एंड सरप्लस है कंपनी के पास, रिजर्व है कंपनी के पास 500 लाख का, 500 लाख का। तो टोटल कितना हो गया कंपनी का नेटवर्थ, फटाफट से बताइए कंपनी का नेटवर्थ कितना हो गया, नेटवर्थ कितना हो गया कंपनी का नेटवर्थ, फटाफट से नेटवर्थ बताइए कंपनी का कितना हो गया। नेटवर्थ हो गया कंपनी का 100 प्लस 500, 100 प्लस 500 इज इक्वल टू 600 लाख। 600 लाख हो गया ना कंपनी का नेटवर्थ, फटाफट से बताइए कंपनी का नेटवर्थ 600 लाख हो गया ना। इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी के पास 100 लाख का है, रिजर्व आपका 500 लाख का है, तो नेटवर्थ कितना हो गया 600 लाख। 600 लाख। तो अपने अगर यहाँ पे बुक वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ पे हम लोग बुक वैल्यू निकालना चाहे पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकलेगा, बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकलता है, बुक वैल्यू पर शेयर नंबर ऑफ टोटल नेटवर्थ होता है कंपनी का, नेटवर्थ, नेटवर्थ डिवाइडेड बाई, नेटवर्थ को किससे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर से। कितना नंबर ऑफ शेयर है, 1 लाख, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर है ना कंपनी का, तो कितना हो गया बुक वैल्यू 600 हो गया ना। कंपनी का बुक वैल्यू कितना हो गया 600 पर शेयर, 600 रुपीज पर शेयर हो गया। 1 लाख शेयर है, 600 लाख को अपने 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 600। अब मान लीजिए कंपनी क्या बोल रहा है ना, कंपनी बोल रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, आपका बोनस इशू करेंगे। कितना बोनस इशू करेंगे, एक शेयर के बदले हम लोग एक शेयर और देंगे, एक शेयर के बदले हम लोग एक शेयर और देंगे। तो कंपनी यहाँ पे बोनस इशू करना चाहता है, एक शेयर के बदले और एक शेयर इशू करना चाहता है। तो यहाँ पे कंपनी के पास कितना शेयर हो जाएगा, 2 लाख शेयर हो जाएगा। ठीक है, 2 लाख शेयर हो जाएगा कंपनी के पास। अगर 2 लाख शेयर हो जाएगा ना कंपनी के पास, अगर 2 लाख शेयर हो जाएगा, अगर कंपनी क्या कर रहा है 100 रुपीज का एक और शेयर दे रहा है कंपनी, तो क्या अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है 2 लाख शेयर हो जा रहा है यहाँ पे। और इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जा रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी का अब यहाँ पे हो जा रहा है, रिवाइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जा रहा है कंपनी का 200 लाख। 200 लाख हो जाएगा ना, क्योंकि कंपनी एक और शेयर दे दिया ना, एक और शेयर दे दिया तो 200 लाख हो गया। और रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का 400 लाख हो जाएगा। अल्टीमेटली नेटवर्थ कंपनी का उतना ही रहेगा। तो अल्टीमेटली देखिए कोई फंड नहीं आ रहा है कंपनी के पास, कोई भी फंड नहीं आ रहा है कंपनी के पास, लेकिन बुक वैल्यू देखने जाएंगे ना, तो बुक वैल्यू कितना हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 2 लाख शेयर, तो अल्टीमेटली बुक वैल्यू आपका हो गया 300, बुक वैल्यू हो गया आपका 300। अब आप ये बोलेंगे कि शेयरहोल्डर लोग को तो ऐसा लगेगा कि यार, शेयरहोल्डर लोग को ये लगेगा कि यार मेरे को क्या करें, मेरे को अब क्या, मेरा शेयर का वैल्यू तो कम हो गया ना, मेरा शेयर का वैल्यू पहले 600 रुपया था, अब 300 रुपया हो गया। अरे बाबू 600 के बदले 300 रुपया हो गया, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो गया, आपको तो 2 शेयर मिल रहा है ना, 300 रुपए का 2 शेयर मिल रहा है। तो अल्टीमेटली आप क्या कर सकते हो, शेयर को बेच सकते हो ना, एक शेयर को बेच सकते हो, एक शेयर को रख सकते हो। तो मतलब आप ट्रांसफरेबिलिटी क्लियर हो गया, ज्यादा नंबर ऑफ शेयर हो गया आपके पास, ट्रांसफर आप ज्यादा नंबर ऑफ शेयर कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाता है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाता है। और पहले क्या होता था, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कम था, पहले एक ही शेयर था, अब 2 शेयर हो सकता है। तो एक शेयर को आप बेच सकते हो और एक शेयर कंपनी का रख सकते हो। तो इसको बोलते हैं नॉन फंड बेस्ड फंड रेजिंग। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं इक्विटी रेज हो गया कंपनी का, फंड रेज हो गया, और रिजर्व एंड सरप्लस कम हो गया। अल्टीमेटली नेटवर्थ आपका
नेटवर्थ आपका उतना का उतना ही है। तो बेसिकली क्या होता है, ये ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता इतना कंपनी को, तो इसलिए कंपनी आराम से बोनस इशू कर सकता है। रहा बात कौन सा कंपनी बोनस इशू करता है, तो कौन सा कंपनी सबसे ज्यादा बोनस इशू किया है, देखिए आप लोग जाने होंगे कि कंपनी था मदरसन के नाम से कंपनी है, मदरसन, मदरसन के नाम से कंपनी है। देखिए मनी कंट्रोल खोल के दिखाता हूं, हम लोग यहाँ पे ना बार बार मनी कंट्रोल खोलेंगे, बिकॉज क्या है, हम लोग का पूरा चैप्टर ही सेबी के ऊपर है, पूरा चैप्टर ही आपका फाइनेंसिंग के ऊपर है, तो हम लोग मनी कंट्रोल से पूरा शेयर मार्केट का नॉलेज लेके ये पूरा पढ़ाई करेंगे, ठीक है, पूरा शेयर मार्केट का नॉलेज लेके पढ़ाई करेंगे। तो यहां पे देखिए कंपनी का नाम था मदरसन, कंपनी का नाम क्या है, मदरसन। देखिए ये दो नाम का कंपनी है, ठीक है, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, ठीक है, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये क्या चीज का कंपनी है, ये ऑटो एंसिलरी पार्ट्स बनाता है। ऑटो एंसिलरी पार्ट्स मतलब जैसे कि आपका कार में क्या होता है ना, मिरर लगता है ना, रियर व्यू मिरर, फ्रंट मिरर, ये सब लगता है ना, तो ये सब ये बनाता है। वायरिंग जो लगता है कार का, जो बेसिकली जो अपने कार में ट्रैवल करते हैं ना, वो कार का वायरिंग वायरिंग ये वाला कंपनी बनाता है। बहुत ही जबरदस्त फाइनेंशियल है इसका, बहुत ही जबरदस्त है, एक तरीके का मतलब लीडर है आज के केस में, मार्केट के केस में सबसे बड़ा लीडर है। अब बोलेंगे इसका नाम कैसे मदरसन पड़ा, इसका नाम मदरसन इसलिए पड़ा क्योंकि एक सन और एक मदर साथ में मिलकर कंपनी को इनकॉर्पोरेट किए थे, ठीक है, सन और मदर साथ में इनकॉर्पोरेट किए थे। इसका कंपनी का ओनर का नाम है विकास चंद सेगल, विकास चंद सेगल, ठीक है, और मम्मी का नाम है उसकी संवर्धना, ठीक है, संवर्धना, इसलिए मदर सन बोल के संवर्धना मदर सन बोल के। और बेसिकली इतना बड़ा कंपनी क्यों, क्योंकि बिकॉज इसने टोक्यो का कोई कंपनी है उससे टाई अप किया था, ठीक है, टोक्यो का कंपनी के संग टाई अप किया था। टोक्यो का कंपनी का क्या नाम था, सुमी, सुमी, ठीक है। अब देखिए इसका अपने शेयर होल्डिंग देखने जाएंगे ना, तो आपको सारा चीज पता चल जाएगा। देखिए हम लोग इसका शेयर होल्डिंग देखने जाएंगे, आपको सारा चीज पता चल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए जितना भी बच्चा लोग ये वाला क्लास देख रहा है ना, सब लोग को मैं ये बोलूंगा, सब लोग मनी कंट्रोल डाउनलोड करेंगे और मनी कंट्रोल में जाके हम लोग ये पूरा जबरदस्त तरीके से ये सारा चीज का नॉलेज लेंगे, तो इससे क्या बोनस इश्यू, ये सारे चीज के बारे में पता चलेगा, ठीक है। यहां देखिए शेयर होल्डिंग में जाएंगे अपने मनी कंट्रोल में, तो देखेंगे इसका प्रोमोटर होल्डिंग है 65%, जिसमें 50% जो है ना, 50% ये आपका जो मदरसन वाला जो कंपनी है ना वो होल्ड करता है, और बाकी 15% एक जापानीज की टोक्यो वाला कंपनी है वो होल्ड करता है, ठीक है। तो देखिए सी टॉप होल्डिंग में जाएंगे, तो देखिए सुमिटोमो वायरिंग लिमिटेड है ना, सुमिटोमो, ये देखिए ये 15% होल्ड करता है। सुमिटोमो वायरिंग कितना होल्ड करता है, 15% होल्ड करता है कंपनी में। कितना होल्ड करता है, 50% आपका 15% आपका सुमिटोमो होल्ड करता है, सुमिटोमो, ये देखिए, ये देखिए, देखिए दिखा ना, प्रोमोटर होल्डिंग कितना है आपका 65%। सी टॉप होल्डिंग में जाएंगे, सी टॉप होल्डिंग में देखिए सुमिटोमो वायरिंग लिमिटेड आपका 15% होल्ड कर रहा है, बाकी सब वो सहगल लोग ही होल्ड कर रहा है, रेनू अलका सहगल, राधा रानी होल्डिंग्स, गीता सोनी, ये सब आपका प्रोमोटर्स लोग है। तो बेसिकली क्या है, 15% ये लोग होल्ड कर रहा है, बाकी 50% आपका सहगल लोग होल्ड कर रहा है, जो कंपनी का ओनर है विवेक चंद सहगल, विकास चंद सहगल, वो लोग आपका एक कंपनी बनाया था, विकास चंद सहगल बोल के एक नाम का बंदा था, उसने कंपनी बनाया था। पहले वो लोग ज्वेलरी ट्रेडिंग करता था, अब वो लोग ये करता है, बहुत बड़ा मार्केट लीडर है। आपको ऑटो एंसिलरी में, अगर आपको ऑटो एंसिलरी में इंटरेस्ट है तो आपको ये वाला शेयर ले लेना चाहिए, ठीक है। जबरदस्त फाइनेंशियल्स है इसका, और हर साल ये लोग बोनस इशू करता है, हर साल, मतलब सबसे ज्यादा अभी तक कंपनी ने 10-12 बार, 10 से 12 बार आपने बोनस इशू किया है कंपनी ने, ये वाला कंपनी है, हाईएस्ट बोनस पेइंग शेयर है। अभी 2022 में भी उसने बोनस इशू किया था, ठीक है, 2022 में भी। आप बोलेंगे सर शेयर का वैल्यू तो कम है, बाबू देखो जो बोनस इशू करता है ना, उसका शेयर का वैल्यू क्या है ना, गिरते रहता है, उसका शेयर का वैल्यू क्या रहता है, गिरते रहता है, बिकॉज क्या होता है ना, उसका बुक वैल्यू कंपनी का गिर रहा है ना, तो इसी शेयर का वैल्यू भी थोड़ा गिर जाता है, कंपेयर टू जितना अमाउंट का बोनस इशू किया उतना अमाउंट का आपका शेयर, उतना अमाउंट का क्या होता है, गिर जाता है। बिकॉज क्या होता है, देखिए मार्केट है, मार्केट क्या ना सब चीज को कर देता है, बैलेंस कर देता है, इसलिए बैलेंस आउट कर देता है, कोई इतना ज्यादा कमाए ऐसा नहीं होगा कभी भी। चलो, एक आदमी विनर होता है तो एक आदमी लूजर होता है मार्केट में। चलो, तो अभी हम लोग बात करेंगे बोनस इशू। अब बोनस इशू क्या है, जैसे बोला था ना कि पूरा इंस्टीट्यूट का मैथ से हम लोग पढ़ेंगे, पूरा इंस्टीट्यूट का मैथ से पढ़ने के बाद हम लोग देखिए इतना जबरदस्त वाला आपका कॉपी नोट्स बना देंगे, ये देखिए जबरदस्त वाला अपने कॉपी नोट्स बनाएंगे, ऐसे हम लोग जबरदस्त वाला कॉपी नोट्स बना लेंगे एकदम पूरा क्लास में, ठीक है। तो एकदम घबराने का दरकार नहीं है, जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे। चलिए, देखिए
इफ द आर्टिकल प्रोवाइड्स कैपिटलाइज इज प्रॉफिट बाय इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। तो बोनस क्या बोल रहा है, अपने कैपिटलाइज कर रहे थे ना, रिजर्व एंड सरप्लस को अपने कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे थे, रिजर्व एंड सरप्लस को हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे थे ना, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे थे। तो क्या बोल रहा है, कंपनी क्या बोल रहा है कि अगर कंपनी आर्टिकल्स अगर ऑथोराइज किया है, कंपनीज एक्ट से गवर्न होता है ना बोनस इशू के लिए कौन सा सेक्शन है कंपनीज एक्ट का, सेक्शन 63। सेक्शन 63 जो है ना बोनस एक्ट का, सेक्शन 63 जो कंपनीज एक्ट का है ना, वो अपना यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो सेक्शन 63 में लिखा हुआ है कि कंपनी का आर्टिकल्स अगर ऑथराइज करता है तो कंपनी क्या कर सकता है, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू कर सकता है। फुल्ली पेड अप, पार्टली पेड अप बोनस शेयर कभी इशू नहीं होता है, हर समय क्या होता है, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू होता है। ठीक है, अब क्या करता है कंपनी, क्या करता है कंपनी, बोलता है अगर लार्ज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है कंपनी के पास तो उसको क्या कर सकता है, उसको कैपिटल में इशू कर सकता है। ठीक है, उसको कैपिटल में इशू कर सकता है। ठीक है, when the company has accumulated free reserve and desires of bringing the gap between the capital and fixed asset, it issues bonus share to the equity shareholder. Such an issue would not place any fresh fund in the hands of the company. कोई कंपनी के पास कोई फ्रेश फंड नहीं आएगा, कंपनी के पास क्या होगा, कोई भी फ्रेश फंड नहीं आएगा कंपनी के पास इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। इनफैक्ट क्या होगा, कंपनी के पास कोई फ्रेश फंड नहीं आएगा, बस खाली रिजर्व एंड सरप्लस क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल में, ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल में। तो यहाँ पे क्या होता है, फंड फ्लो इज नॉट एडवर्सली इफेक्टेड, फंड फ्लो तो कुछ आ ही नहीं रहा है, फंड वंड तो कुछ आ ही नहीं रहा है, एडवर्सली इफेक्ट हो नहीं रहा है, खाली जो खर्चा वर्चा लगेगा बोनस में वो लगेगा खाली। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर कम डाउन टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द इशू ऑफ दिस। जैसे बोला नहीं, अगर 600 रुपए का शेयर, पहले क्या था अपना जो ऊपर एग्जांपल क्या था 600 रुपए का बुक वैल्यू था, 600 रुपए का बुक वैल्यू से 300 रुपए का बुक वैल्यू हो गया ना। अब कंपनी का कैसे मार्केट वैल्यू इंपैक्ट होगा, मान लो 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए का वापस से एक और शेयर दे देंगे ना, तो कंपनी का शेयर का प्राइस क्या 10 रुपए कम हो जाएगा, क्योंकि 10 रुपए डिविडेंड मिल गया ना। तो आदमी लोग क्या करेगा, जिन लोग को बोनस मिला ना वो लोग अपना एक शेयर बेच देगा, जिसके पास 2 शेयर था वो एक शेयर उसके पास एक्स्ट्रा है तो वो एक शेयर बेच देगा। तो इसलिए क्या होता है, सेलिंग ज्यादा हो जाएगा ना, तो इसलिए थोड़ा कंपनी का शेयर का प्राइस क्या होता है, थोड़ा गिर जाता है। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ द मेंबर शेयर होल्डर, शेयर होल्डर क्या होता है, शेयर होल्डर का तो मार्केट थोड़ा वेल्थ इंक्रीज हो जाएगा ना, शेयर होल्डर का वेल्थ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसको पहले एक शेयर था उसके पास 2 शेयर हो जाएगा। बोनस शेयर इज नॉट एन इनकम। ठीक है, बोनस क्या होता है, नॉट एन इनकम है ना, पहले 600 रुपए का एक शेयर था, अब 300 रुपए का 2 शेयर हो गया। पहले 600 रुपए का एक शेयर था, अब 300 रुपए का अपने पास 2 शेयर हो गया। तो अल्टीमेटली कुछ चेंज तो हुआ नहीं, इसलिए यहाँ पे टैक्स नहीं होता। अगर बोनस शेयर कंपनी इशू करता है तो टैक्स नहीं लगेगा वैसे, लेकिन अगर डिविडेंड कंपनी इशू करता है ना तो टैक्स लगता है ना। तो बोनस शेयर क्या होता है, बोनस शेयर ज्यादा अच्छा होता है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीजेस विद द इशू ऑफ बोनस शेयर। पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, कंपनी का इंक्रीज हो जाता है। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस अपने कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं तो पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, कंपनी का इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली एडवांटेज क्या होता है, फंड फ्लो इफेक्ट नहीं होता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है, कंपनी का गिर जाता है, मार्केट वैल्यू शेयर होल्डर का क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, बोनस शेयर इज एन इनकम, तो नॉट टैक्सेबल, इट इज नॉट टैक्सेबल। उसके बाद पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीजेस विद द इशू ऑफ बोनस शेयर। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाता है विद द इशू ऑफ बोनस शेयर। ठीक है, ये आपका हो गया एडवांटेज, ये हो गया आपका एडवांटेज। अब प्रोविजन क्या होता है, अपने बोले ना सेक्शन 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट में ये सारा बात लिखा हुआ है। सेक्शन 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट में बात लिखा हुआ है। तो सेक्शन 63 क्या बोलता है कि खाली तीन जगह से अपने बोनस इशू कर सकते हैं, खाली 3 जगह से, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। फ्री रिजर्व क्या होता है, फ्री रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। खाली 3 जगह से अपने बोनस इशू कर सकते हैं और कोई भी जगह से बोनस इशू नहीं कर सकते। ये कहां लिखा हुआ है, सेक्शन 63(1) में लिखा हुआ है। सेक्शन 63 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 63 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है, कौन सा एक्ट का, कंपनीज एक्ट 2013 का। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 63 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि बोनस को अपने 3 जगह से इशू कर सकते हैं, एक फ्री रिजर्व, एक सिक्योरिटी प्रीमियम और एक कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। क्या, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये खाली 3 जगह से अपने बोनस इशू कर सकते हैं। ओके, ये खाली 3 जगह से अपने बोनस इशू कर सकते हैं, लेकिन बोनस को अपने इशू नहीं कर सकते रीवैल्यूएशन रिजर्व से। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट को करके अगर अपने कोई रिजर्व क्रिएट किया है ना, वहां से अपने बोनस इशू नहीं कर सकते। बेसिकली बोलने का क्या मतलब, अगर प्रॉफिट अर्न जो किया है ना, खाली वहीं से अपने बोनस इशू कर सकते हैं। तो फ्री रिजर्व क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया कंपनी का, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन जो रिवैल्यूएशन होता है ना एसेट का, वो एक्चुअल में क्या होता है, कंपनी के पास कोई प्रॉफिट नहीं आता, खाली एसेट को रिवैल्यू करके आपने क्या किया, रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर दिया। तो अल्टीमेटली आपने एसेट तो बेचा नहीं, खाली उसको रिवैल्यू, मान लो जो 10 रुपए का एसेट था उसको आपने 100 रुपया कर लिया, तो 90 रुपए क्या हो गया आपका, रिवैल्यूएशन रिजर्व का प्रॉफिट में चला जाएगा। तो ये 90 रुपए जो रिवैल्यूएशन रिजर्व का प्रॉफिट में आप उससे अगर बोनस इशू करोगे तो कंपनी का अल्टीमेटली क्या होगा, आउटफ्लो होगा, कोई इनफ्लो नहीं होगा बल्कि आउटफ्लो होगा। तो इसलिए इस चीज को रोकने के लिए किया हुआ है कि अपने रिवैल्यूएशन रिजर्व से कभी भी आपका
बोनस नहीं इशू कर सकते। ठीक है, ये सब कंपनीज एक्ट में आप लोग पढ़े हुए। फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से ही अपने बोनस इशू कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज आप लोग को कॉपी में लिखा दिया जाएगा एकदम। अभी अब लिखने का दरकार नहीं, खाली बस सुनिए। क्या होगा, अपने को 2 बार अपने लिख लेंगे। एक बार तो रिवाइज कर लिया, एक बार तो पढ़ लिया फिर रिवाइज हो गया, फिर उसके बाद लिख लिया तो भी रिवाइज हो गया, तो मैं 2 बार हो जाता है। ओके, अब कंडीशंस ऑफ बोनस इशू क्या होगा, कंडीशंस ऑफ बोनस इशू। ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट क्या कंडीशन है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 बोनस इशू करने का क्या कंडीशन है वो अपने पढ़ेंगे। तो अपने को सारा एक्ट से पढ़ना पड़ेगा, अपने कंपनीज एक्ट से भी पढ़ना पड़ेगा और आईसीडीआर रेगुलेशंस के हिसाब से भी पढ़ना पड़ेगा कि बोनस इशू करने का क्या रेगुलेशंस है। ओके, बोनस इशू करने का क्या रेगुलेशन है, कंपनी क्या कर सकता है, खाली फुल्ली पेड अप बोनस इशू यूज कर सकता है, खाली फुल्ली पेड अप, और ये सारा कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आर्टिकल्स मस्ट ऑथराइज, अगर आर्टिकल ऑथराइज नहीं किया है तो एसआर इन जीएम पास करके आप पहले आर्टिकल्स को अमेंड करिए, फिर उसके बाद आप बोनस इशू कर सकते हैं। मतलब आर्टिकल में यह बात लिखा हुआ रहना चाहिए कि कंपनी बोनस इशू कर सकता है। ठीक है, और बोनस को कौन ऑथराइज किया है, बोनस को ऑथराइज कौन किया है, शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग करेगा आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सबसे पहले क्या होगा, बीआर एट बीएम पास होगा, सबसे पहले होगा बोर्ड रेजोल्यूशन, सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, फिर उसके बाद क्या पास होगा आपका ओआर इन जीएम, फिर उसके बाद ओआर इन जीएम पास होगा। तो बेसिकली क्या होगा, 2 चीज होगा। सबसे पहले बोनस इशू करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेगा, फिर उसके बाद शेयर होल्डर्स लोग अप्रूव करेगा। सबसे पहले क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होगा, रिकमेंड करेगा और शेयर होल्डर लोग अप्रूव करेगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। तो सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले अपने क्या पढ़े, सबसे पहले अपने पढ़े कि क्या होगा, सबसे पहले अपने पढ़े कि आर्टिकल्स को ऑथराइज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद नंबर 2 अपने क्या पढ़े, नंबर 2 अपने पढ़े कि बीआर एट बीएम पहले पास करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा, पहले रिकमेंड करेगा, फिर उसके बाद शेयर होल्डर क्या करेगा, अप्रूव करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, रिकमेंड करेगा, फिर उसके बाद शेयर होल्डर क्या करेगा, अप्रूव करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है ना, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स डिपॉजिट का रीपेमेंट का। तो मतलब कंपनी एक तरफ तो इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहा है, ऊपर से बोनस इशू कर रहा है। तो बेसिकली क्या होगा, कंपनी को कोई डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। कौन सा डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए, इंटरेस्ट, जो कंपनी जो ऑलरेडी पैसा उठाया रखा है ना उसका इंटरेस्ट का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। कंपनी कोई डिफॉल्ट नहीं किया हुआ, अगर कंपनी डिफॉल्ट किया ना तो वो बोनस इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, इट इज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज सच एज प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और बोनस। और पार्टली पेड अप बोनस शेयर है, पार्टली पेड अप शेयर है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या हो गया, इट इज आर्टिकल्स मस्ट ऑथराइज, आर्टिकल्स को ऑथराइज करना पड़ेगा, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, रिकमेंड करना पड़ेगा, शेयर होल्डर लोग को अप्रूव करना पड़ेगा। कंपनी इज नॉट डिफॉल्टेड, कंपनी को क्या डिफॉल्ट नहीं करना, इंटरेस्ट पेमेंट का कोई डिफॉल्ट नहीं किया, स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज का कोई डिफॉल्ट नहीं किया। उसके बाद पार्टली पेड अप कोई शेयर है तो उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर कोई पार्टली पेड अप शेयर है तो उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया 5 पॉइंट। और बोनस क्या करना पड़ेगा, अपनी को ल्यू ऑफ डिविडेंड में नहीं कर सकते। मान लीजिए कंपनी क्या किया, डिविडेंड प्रपोज कर दिया है, लेकिन कंपनी क्या कर रहा है, डिविडेंड इशू नहीं कर पा, डिविडेंड क्या कर पा रहा है, पे नहीं कर पा रहा है, तो बोल रहा है कि डिविडेंड नहीं देके हम लोग क्या करते हैं, बोनस इशू कर देते हैं, तो नहीं अलाउड है। बोनस कैन नॉट बी इशूड ऑन ल्यू ऑफ डिविडेंड। मतलब मान लीजिए डिविडेंड पेमेंट करने के लिए तो आपको पैसा चाहिए होगा ना, बोनस पे करने के लिए तो पैसा नहीं चाहिए, तो कंपनी क्या बोलेगा, चलो यार डिविडेंड इशू नहीं करते, अपने क्या करते हैं, बोनस शेयर इशू कर देते हैं, खाली एक बुक एंट्री पास कर देते, रिजर्व एंड सरप्लस से अपने कैपिटल में ट्रांसफर कर देते, तो पैसा का दरकार नहीं होगा। तो अगर कंपनी डिविडेंड को प्रपोज कर दिया तो डिविडेंड प्रपोज करने के बाद कंपनी क्या कर सकता है, बोनस इशू नहीं कर सकता है। तो बोनस कैन नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, बोनस कैन नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो ये हो गया कंपनीज एक्ट का सारा प्रोविजन। कंपनीज एक्ट का सारा प्रोविजन कंपनीज एक्ट का क्या क्या प्रोविजन है, एक तो पहला बात, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, आर्टिकल्स मस्ट ऑथराइज, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट रिकमेंड एंड शेयर होल्डर मस्ट अप्रूव, फिर उस कंपनी मस्ट हैव नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट और रिपेमेंट ऑफ एनी डेट और सिक्योरिटीज, उसके बाद कंपनीज मस्ट हैव नॉट डिफॉल्टेड इन, कंपनी मस्ट नॉट हैव डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज, पार्टी पेड अप शेयर मस्ट बी कन्वर्टेड टू फुल्ली पेड अप शेयर, बोनस कैन नॉट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ये हो गया आपका कंपनीज एक्ट का सारा प्रोविजन, ये हो गया आपका कंपनीज एक्ट का सारा प्रोविजन। बताइए समझ में आया क्या, चैट बॉक्स में फटाफट से बताइए समझ में आया क्या, चैट बॉक्स में बताइए समझ में आया क्या, फटाफट से बच्चा लोग चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में बताइए फटाफट से समझ में आया क्या, अंडरस्टूड और नॉट। फटाफट से बताइए बच्चा लोग, समझ में आया क्या, बोनस इशू करने का प्रोविजन सारा। ठीक है,
आईसीडीआर रेगुलेशंस। अब बोनस इशू करने के लिए ना कुछ कंपनी को, लिस्टेड जो कंपनी होता है ना, लिस्टेड कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि आईसीडीआर किसके लिए एप्लीकेबल होता है? खाली लिस्टेड कंपनी के लिए ना, अनलिस्टेड कंपनी के लिए तो आईसीडीआर रेगुलेशन नहीं फॉलो होगा। सेबी का आईसीडीआर रेगुलेशन तो खाली लिस्टेड कंपनी के लिए फॉलो होगा। तो लिस्टेड कंपनी को क्या क्या रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है, वहां यहां पे वो बात हुआ है, लिस्टेड कंपनीज को क्या क्या रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो लिस्टेड कंपनी को बेसिकली क्या क्या रेगुलेशन फॉलो करना है अपने आगे पढ़ेंगे। अपने क्या कर रहे हैं ना, ये आपका सीएस एग्जीक्यूटिव में भी आप पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी देखिए मैं यही मान के चलूंगा कि एग्जीक्यूटिव में आप लोग जो पढ़े हैं वो सब भूल चुके हैं, और हम लोग पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से वापस से पूरा चीज पढ़ेंगे, अपने। चलो देखिए, फर्स्ट का जो पॉइंट है ना वो सारा चीज सेम है। फर्स्ट का जो पॉइंट है वो सारा चीज सेम है। आर्टिकल्स ऑथराइज करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला वाला पॉइंट क्या है? आर्टिकल ऑथराइज करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल रेजोल्यूशन एक पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, ठीक है। वही रेजोल्यूशन एक पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, तो वही सारा चीज है जो कंपनीज एक्ट में है, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनी शुड हैव रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में अप्रूवल लगना पड़ेगा। जो बोनस इशू में आप जो शेयर्स इशू करेंगे ना, उसको भी आपको लिस्टिंग कराना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जो लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी अगर बोनस शेयर इशू करता है, तो जो नया शेयर इशू करेगा ना, उसको भी आपको लिस्टिंग कराना पड़ेगा, फिर बोला कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, वही वाला पॉइंट, कंपनीज एक्ट वाला पॉइंट, कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सिक्योरिटीज एटसेट्रा, ओके। फिर उसके बाद कंपनीज नॉट हैव डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज टू द एम्प्लॉइज। एनी आउटस्टैंडिंग शेयर्स है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फुल्ली पेड अप में। और एक पॉइंट बस एक्स्ट्रा है कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए। कंपनी का जो प्रोमोटर है ना, डायरेक्टर्स है, वो लोग फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए। ये एक पॉइंट बस ऐड हुआ है कि कंपनी का जो डायरेक्टर्स लोग हैं वो लोग को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली कंपनीज एक्ट का सारा पॉइंट है, बस खाली एक पॉइंट ऐड हुआ है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर वाला ये पॉइंट ऐड हुआ है। और ये हुआ है कि स्टॉक एक्सचेंज में अपने को शेयर्स को लिस्ट करा देना पड़ेगा। जो एडिशनल शेयर हम लोग इशू करेंगे ना, उसको भी अपने को स्टॉक एक्सचेंज में इशू करा देना पड़ेगा, लिस्टिंग करा देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, फिर बोनस कैन नॉट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड। बोनस कैन नॉट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड। बोनस खाली फ्री रिजर्व से इशू होना चाहिए, फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर कोई फुल्ली पेड अप है और पार्टली पेड अप इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, राइट फुल्ली पेड अप और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लोग है, अगर फुल्ली पेड अप या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लोग है, अगर मान लीजिए कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर है, तो उन लोग को अगर मान लो शेयर्स इशू किया गया है, तो उन लोग को अगर शेयर इशू किया हुआ है, देखिए वापस से समझते हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लोग क्या होता है? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लोग का शेयर्स क्या होता है? कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लोग का क्या होता है कि आपका शेयर्स क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है कि शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है आ जाने फ्यूचर वाले डेट में, ठीक है। उन लोग के पास राइट होता है कि अपना डिबेंचर्स को क्या कन्वर्ट करा सकता है शेयर्स में, डिबेंचर्स को क्या कन्वर्ट करा सकता है शेयर्स में। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं ना, कंपनी ये क्या बोल रहा है कि आईसीडीआर रेगुलेशंस बोल रहा है कि आपका जो डिबेंचर होल्डर लोग है ना, जिन लोग के पास कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर, अगर आप कंपनी ने क्या किया, बोनस शेयर इशू किया, तो उन लोग के लिए रिजर्व करके रख लेगा। जैसे मान लीजिए किसी के पास 100 डिबेंचर है, जिसके बदले उसको 100 शेयर मिल जाएगा, तो उसके लिए क्या, उसको 100 शेयर आगे फ्यूचर डेट में मिलेगा। तो उसका क्या करेगा, अभी तो वो शेयर होल्डर नहीं है, अभी तो उसके पास डिबेंचर, लेकिन फ्यूचर डेट में तो वो शेयर होल्डर बन जाएगा ना। तो उसके लिए क्या कर रहा है कि उसके लिए बोल रहा है कि उसको रिजर्व करके रखना पड़ेगा कंपनी को, उसका बोनस शेयर जो आगे आने वाला बोनस शेयर है ना, उसको रिजर्व करके रखना पड़ेगा। मतलब बोनस शेयर क्या है ना, उसका रिजर्व करके रखना पड़ेगा कि जब वो शेयर होल्डर बनेगा ना, उसको अपने बोनस शेयर भी इशू कर देंगे। जैसे मान लीजिए उसको एक डिबेंचर के बदले एक शेयर मिल रहा है ना, तो अपने एक शेयर उसका और एक्स्ट्रा रिजर्व करके रखेंगे कि उसको 2 शेयर मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी ने 1:1 अगर बोनस डिक्लेयर इशू किया हुआ है। तो बोनस अगर इशू करना है कंपनी को, तो ठीक है, बोनस को क्या करना पड़ेगा, डीमटेरियलाइज फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक है। बोनस को क्या करना पड़ेगा, डीमटेरियलाइज फॉर्म में इशू करना पड़ेगा। और फिर क्या बोल रहे हैं ना, बोनस को इंप्लीमेंट कब करना पड़ेगा, तो बोल रहा है ना कि कंपनी को 15 दिन के अंदर में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर अप्रूवल दे दिया ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर अप्रूवल दे दिया, शेयर होल्डर का अप्रूवल का दरकार नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या किया, अप्रूवल दे दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या किया, अप्रूवल दे दिया है, और शेयर होल्डर का अप्रूवल का दरकार नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल दे दिया, बीओडी अप्रूवल दे दिया, और शेयर होल्डर का अप्रूवल का दरकार नहीं है, तो 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल क्या करना पड़ेगा, आपको इंप्लीमेंट कर देना पड़ेगा बोनस इशू को, बोनस इशू को आपको इंप्लीमेंट कर देना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन शेयर होल्डर का अप्रूवल का दरकार है, तो आपको 2 महीना के अंदर में करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम लगेगा, नोटिस जाएगा, जीएम पास होगा, एसआर इन जीएम, ओआर इन जीएम पास होगा, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, बोनस इशू होगा। तो यहाँ पे 2 महीने का टाइम बोल दिया। अगर तो जब मान लीजिए जब शेयर होल्डर का अप्रूवल का दरकार है तब 2 मंथ्स, अगर शेयर होल्डर का अप्रूवल का दरकार नहीं है तो 15 डेज, ठीक है। बोनस इशू को अपने को इंप्लीमेंट कर देना पड़ेगा। तो क्या क्या चीज पढ़े अपने यहाँ पे, क्या क्या चीज पढ़े, प्रोविजंस इन रिलेशन टू आईसीडीआर, क्या क्या पढ़े, आईसीडीआर क्या पढ़े, जो चीज कंपनीज एक्ट में लिखा है वो चीज, और उसके बाद क्या बोले, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए प्रोमोटर डायरेक्टर। उसके बाद बोनस इशू को, बोनस शेयर्स को भी क्या करना पड़ेगा, अपने को लिस्टिंग करा देना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में। फिर उसके बाद क्या किया, अगर फुल्ली
कन्वर्टेबल या पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होल्डर है तो उन लोग के लिए हम लोग को बोनस शेयर रिजर्व करके रखना पड़ेगा, फ्री रिजर्व से ही दे सकते हैं, फिर लीव ऑफ डिविडेंड दे सकते हैं। ये तो सारा वही पॉइंट है कंपनीज एक्ट का। डीमैट फॉर्म में रहना चाहिए और इंप्लीमेंटेशन कब होना चाहिए, 15 डेज के अंदर में इंप्लीमेंट हो जाना फ्रॉम द डेट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या फिर 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर। डेट ऑफ मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर मतलब 2 मंथ्स फ्रॉम द जिस दिन आपका शेयर होल्डर अप्रूव किया, ठीक है। अगर शेयर होल्डर का अप्रूवल का दरकार है, अगर शेयर होल्डर का अप्रूवल का दरकार नहीं तो 15 डेज, अगर शेयर होल्डर का अप्रूवल का दरकार है तो 2 मंथ्स। ओके, तो ये हो गया आपका बोनस इशू, ये हो गया आपका बोनस इशू, ये हो गया आपका बोनस इशू, ठीक है। चलिए देखिए, बाकी ये सारा जो फॉर्म है ना, ये सारा प्रोसीजर जो है ना, ये सारा प्रोसीजर्स आपका जो अभी मैंने पढ़ाया ना वही सब चीज है, जो प्रोसीजर मैंने पढ़ाया ना वही चीज है। ये सब याद करने का दरकार नहीं है। चलिए लिख लेते हैं फटाफट से, बोनस इशू हम लोग लिख लेते हैं फटाफट से, फटाफट से। चलिए, चैप्टर का नाम लिखिए इंडियन इक्विटी नॉन फंड बेस्ड। तो कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12, बोनस इशू। फटाफट से लिखिए बोनस इशू। ठीक है, बोनस इशू, these are equity shares issued by the company to the existing equity shareholders free of cost। ठीक है, फटाफट से लिखेंगे अब अपने, फटाफट से लिखेंगे बोनस इशू, बोनस इशू, bonus issue, these are the equity shares issued by the company to its existing equity shareholder free of cost। these are the equity shares issued by the company to its existing shareholder free of cost। ये पॉइंट याद करने का दरकार है कि दीज बोनस कैन नॉट बी इशू टू द प्रेफरेंस होल्डर और डिबेंचर होल्डर। बोनस शेयर कैन नॉट बी इशूड, बोनस शेयर कैन नॉट बी इशूड फॉर, कैन नॉट बी इशू टू प्रेफरेंस होल्डर और डिबेंचर होल्डर। अगर प्रेफरेंस होल्डर है ना तो लोग को बोनस शेयर इशू नहीं करते अपने। प्रेफरेंस होल्डर और डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को कहां से बोनस, डिबेंचर होल्डर के लिए क्या करना पड़ता है, लिस्टेड, अगर लिस्टेड कंपनी है तो डिबेंचर होल्डर लोग के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को रिजर्व करके रखना पड़ता है। अगर कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर है, ठीक है, तो उन लोग के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बोनस शेयर इशू नहीं करना पड़ेगा, रिजर्व करके रख लेना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर लोग के लिए। सिमिलरली प्रेफरेंस होल्डर लोग को अपने कोई बोनस शेयर इशू नहीं करते। ओके, दे कैन नॉट बी इशूड, बोनस शेयर कैन नॉट बी इश्यूड टू प्रेफरेंस होल्डर और डिबेंचर होल्डर। प्रेफरेंस होल्डर और डिबेंचर होल्डर दोनों को अपने कोई बोनस शेयर इशू नहीं करते। ओके, एडवांटेज ऑफ बोनस शेयर, एडवांटेज ऑफ बोनस इशू, एडवांटेज, फटाफट से एडवांटेज लिखेंगे। एडवांटेज, एडवांटेज में नंबर 1, फंड फ्लो इज नॉट अफेक्टेड, फंड फ्लो इज नॉट अफेक्टेड, fund flow is not affected। advantage of bonus issue, point number A, fund flow is not affected। paid up share capital of the company increases, paid up share capital of the company increases। paid up share capital of the company increases। it gives confidence to shareholder, point number C, it gives confidence to shareholder। no tax is attracted, इन फ्यूचर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इंक्रीजेस, इन फ्यूचर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इंक्रीजेस। बोला ना शेयर होल्डर्स का वेल्थ इंक्रीज होता है क्योंकि अल्टीमेटली उन लोग को 2 शेयर मिला है ना, तो क्या होगा, इन फ्यूचर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इंक्रीजेस। दोनों का मिला के मार्केट वैल्यू तो बढ़ेगा ना, पहले 1 शेयर था अब 2 शेयर हो गया तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगा ना। फंड फ्लो इज नॉट अफेक्टेड, पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीजेस, gives confidence to shareholder, no tax is attracted, in future market value of the share increases। ठीक है, ये हो गया एडवांटेज ऑफ बोनस इशू, ये हो गया एडवांटेज ऑफ बोनस इशू। फटाफट से लिख लीजिए।
अब देखिए जो एग्जाम्पल था ना, वही एग्जाम्पल अब हम लोग आप लोग को लिखा दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ बोनस इशू, एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹100, कितना हो गया इन लैक्स, हो गया 100 lakhs। रिजर्व एंड सरप्लस 500 lakh, रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो गया 500 lakh। तो कंपनी का नेटवर्थ कितना हो गया 100 + 500 600 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, बुक वैल्यू कितना हो गया 600 पर शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹100, कितना हो गया 100 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस 500 लाख, नेटवर्थ कितना हो गया 600 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज 1 लाख, तो बुक वैल्यू पर शेयर हो गया 600 डिवाइडेड बाय 1 लाख शेयर इक्वल्स टू 600 पर शेयर। ओके, now suppose the company gives bonus issue of 1:1, लिखना है ये सब। now if the company gives bonus issue of 1:1, that means 1 lakh bonus share of ₹100 each will be issued, 1 lakh bonus share will be issued, तो मतलब 100 लाख और एक्स्ट्रा कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस से लेस हो जाएगा, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 100 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 100 लाख का ये जनरल एंट्री पास होगा ना। रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 100 लाख, तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या होगा कम हो जाएगा, डेबिट हो गया। क्रेडिट होता है ना, डेबिट हो गया, लाइबिलिटी है कंपनी का तो क्रेडिट होता है ना, तो अब डेबिट हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 100 लाख। ओके, तो आफ्टर बोनस इशू क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 200 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 200 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 400 लाख, नेटवर्थ हो गया 600 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख शेयर्स, बुक वैल्यू कितना हो गया 300 पर शेयर। तो अल्टीमेटली क्या होगा, बुक वैल्यू 600 से 300 हो गया। कंडीशंस ऑफ बोनस इशू सबसे पहले अपने पढ़े थे कंपनीज एक्ट का, कंपनीज एक्ट का कंडीशंस पढ़े थे ना, तो कंपनीज एक्ट का कंडीशन फटाफट से लिख लेंगे। कंडीशन ऑफ बोनस इशू अंडर सेक्शन 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंडीशंस ऑफ बोनस इशू अंडर सेक्शन 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहला पॉइंट क्या है, बीओडी मस्ट रिकमेंड, बीओडी मस्ट रिकमेंड बोनस इशू। नंबर 1, बीओडी मस्ट रिकमेंड बोनस इशू। फटाफट से लिखिए, बीओडी मस्ट रिकमेंड बीओडी मस्ट रिकमेंड बोनस इशू। बीओडी का क्या करना पड़ेगा, रिकमेंड करना पड़ेगा बोनस इशू। बीओडी मस्ट रिकमेंड बोनस इशू बाय पासिंग BR at BM, BR at BM. BOD must recommend bonus issue by passing BR at BM. And number 2, shareholder needs to approve by passing OR in GM. Shareholder needs to approve by passing OR in GM. तो पहले क्या होगा, BR at BM पास होगा, फिर होगा OR at GM, फिर उसके बाद नंबर 3, आर्टिकल्स मस्ट ऑथराइज। अगर आर्टिकल ऑथराइज नहीं किया तो SR इन GM पास करो, पहले आर्टिकल्स को ऑथराइज करो, फिर आर्टिकल्स को अमेंड करो, फिर उसके बाद BR at BM पास करो और OR इन GM पास करो। ओके, फिर क्या था, नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल और फिक्स डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटीज। ओके, नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटीज। नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटी। And point number 5, no default in payment of statutory dues of employees like bonus, PF, gratuity, etc. ठीक है, ये हो गया 5 नंबर पॉइंट्स। तो क्या हो गया, बीओडी मस्ट रिकमेंड बाय पासिंग ओआर इन जीएम, फिर उसके बाद शेयरहोल्डर मस्ट पास, बीओडी मस्ट रिकमेंड बाय पासिंग बीआर एट बीएम, फिर उसके बाद ओआर इन जीएम, फिर आर्टिकल्स मस्ट ऑथराइज, नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और एटसेट्रा, नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज लाइक बोनस, पीएफ, ग्रेच्युटी, एटसेट्रा। ठीक है, देन पॉइंट नंबर 6, पार्टली पेड अप शेयर्स मस्ट बी कन्वर्टेड टू फुल्ली पेड अप शेयर्स। पार्टली पेड अप शेयर्स मस्ट बी कन्वर्टेड टू फुल्ली पेड अप शेयर्स। पार्टली पेड अप शेयर है तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फुल्ली पेड अप शेयर्स में अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। पार्टली पेड अप शेयर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फुल्ली पेड अप शेयर्स में। बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड, बोनस कैन नॉट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड।
bonus cannot be issued in lieu of dividend. Bonus cannot be issued in lieu of dividend. Point number 7 is bonus cannot be issued in lieu of dividend. And point number 8, बोनस इश्यू वंस रिकमेंडेड बाय बीओडी कैन नॉट बी विड्रॉन. बोनस एक बार इश्यू हो जाता है, बोनस एक बार रिकमेंड हो जाता है, विड्रॉ नहीं होता है. एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर किसी का भी नहीं सुनते. सलमान खान है भैया बोनस इश्यू. बोनस इश्यू मतलब क्या, एक बार रिकमेंड कर दिया गया तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते. तो क्या क्या पॉइंट पढ़े हम लोग, ये सारा पॉइंट पढ़े हम लोग, लिख लीजिए फटाफट से जबरदस्त तरीके से. सोर्सेस ऑफ बोनस इशू, कहां कहां से बोनस इशू इशू कर सकते हैं. फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, तीन जगह से बोनस इशू कर सकते हैं. फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. ओके. Conditions for bonus issue under Chapter 11 of SEBI issue of capital and disclosure requirement regulation 2018 to be complied by listed company. खाली listed company करता है ना, तो पहले तो अपने कंपनीज एक्ट का रेगुलेशन पढ़ लिया, बोनस इशू का क्या रेगुलेशन है. अब उसके बाद बोनस इशू का रेगुलेशन एज पर आईसीडीआर पढ़ना है. ठीक है, पहले कंपनीज एक्ट का पढ़ लिए, अब उसके बाद अपने को क्या पढ़ना है, आईसीडीआर का. कंडीशंस ऑफ बोनस इशू अंडर चैप्टर 11 ऑफ द SEBI ICDR regulations 2018 to be complied by listed company. ओके, लिस्टेड कंपनी को कंप्लाई करना पड़ेगा सेबी का बोनस इशू का रेगुलेशंस. कंडीशंस ऑफ बोनस इशू अंडर चैप्टर 11 ऑफ सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 टू बी कंप्लाइड बाय लिस्टेड कंपनी. ओके. अपने को पहले क्या, जितना भी कंडीशंस दिया हुआ कंपनीज एक्ट का उसको कंप्लाई करना है. फटाफट से लिख लीजिए. कंडीशंस ऑफ बोनस इशू अंडर चैप्टर 11 ऑफ द सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 टू बी कंप्लाइड बाय लिस्टेड कंपनी. ओके, लिस्टेड कंपनी को क्या क्या रेगुलेशन कंप्लाई करना है. ऑल द कंडीशंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जितना भी कंपनीज एक्ट का जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई करना है. बोनस शेयर्स विल बी केप्ट रिजर्व फॉर एफसीडी और फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. तो नंबर 1 क्या था, all the conditions of companies act should be complied with, all conditions of companies act should be complied with. Okay, number 2, bonus shares will be kept reserved for partly convertible debentures and fully convertible debentures. partly convertible debentures and fully convertible debentures के लिए बोनस इशू क्या करना पड़ेगा, अपने को रिजर्व करके रखना पड़ेगा. प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर शुड नॉट बी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स. फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए आपका प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स. प्रोमोटर और डायरेक्टर क्या नहीं होना चाहिए, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर. बोनस इशू कितना दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, बोनस इशू मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 15 days फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इफ शेयरहोल्डर अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड एंड 2 months ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इफ शेयरहोल्डर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. ओके. यहां पे अपना एग्जॉस्टिव लेक्चर एकदम कंप्लीट हो जाता है आपका बोनस इशू में. यहां पे एकदम एग्जॉस्टिव लेक्चर हम लोग का कंप्लीट हो जाता है बोनस इशू में. जो एलओडीआर वाला पार्ट है ना, हम लोग एलओडीआर में पढ़ लेंगे बोनस इशू का पूरा. जब एलओडीआर पढ़ेंगे ना, एलओडीआर पढ़ लेंगे तो बोनस इशू का जबरदस्त वाला लेक्चर हम लोग का कंप्लीट हो जाता है. आपका बोनस इशू से रिलेटेड आपका लेक्चर खत्म हो जाता है आपका. आज कल हम लोग चालू करेंगे स्वेट इक्विटी. इसी टाइम पे आपका कल क्लास होगा लाइव. आपका
MEPL क्लासेस ऐप में होगा। ठीक है, जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जी हाँ, अगर आपने अभी तक हम लोग का कोर्स नहीं परचेज किया है, हमारा कोर्स, तो आप जरूर से जाके परचेज कर सकते हैं www.meplclasses.com। जी हाँ, www.meplclasses.com, वहां जाके आप परचेज कर सकते हैं www.meplclasses.com। वहां जा सकते हैं, वहां पे लाइव कॉम्बो सब, वहां पे आपका कॉम्बो भी अवेलेबल है और इंडिविजुअल भी अवेलेबल है। कोर्सेज में जाएंगे आप, कोर्सेज में CS प्रोफेशनल में जाएंगे, CS प्रोफेशनल में आपका देखिए कॉम्बो भी है, बोथ ग्रुप कॉम्बो अवेलेबल है आपके लिए, और आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी कॉम्बो है। कैटेगरी में जाके आपको न्यू सिलेबस में जाना है, न्यू सिलेबस में आप आपका ये SMN कॉर्पोरेट फाइनेंस वाला जो आपका सब्जेक्ट है वो आप परचेज कर सकते हैं, या फिर कॉम्बो भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।